बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस चल रहा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से। उसमें जो आज डेवलपमेंट्स थी उस पर आपसे बात करना मकसूद है। और पहली उसमें बात तो ये है कि आज उस बेंच में जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब भी शामिल थे, वो भी आज नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो उन्होंने इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली और माजरत कर ली। और उसमें जो उन्होंने इस बेंच से अलहदगी की वजूहात बयान की हैं या जिस वजह से उन्होंने बेंच से अलहदगी इख्तियार की है, वो उन्होंने ये कहा कि जी कल का जो कोर्ट ऑर्डर था उस पर उनसे मुशावरत नहीं की गई और उनको एतमाद में नहीं लिया गया और वो ऑर्डर जो था वो कोर्ट रूम में नहीं लिखवाया गया। ये उन्होंने एतराज किया है कि जी मैं इस वजह से इस बेंच से अलहदा हो रहा हूँ। उससे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो भी बेंच से अलहदा हो गए थे। और फिर आज जब उसकी समाअत हुई तो उसमें आज कुछ बातें जो हैं वो बड़ी अहम थी जो चीफ जस्टिस साहब ने भी की। एक तो पहली बात उसमें जो करना जरूरी है वो ये है कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तदा आई कि जी फुल कोर्ट जो है वो इसको बेंच बना दिया जाए, लेकिन वो इस्तदा जो थी या जो उनकी रिक्वेस्ट थी वो टर्न डाउन कर दी, मुस्तरद कर दी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। उसके साथ साथ आज उन्होंने कुछ बातें की हैं और बातों से ज्यादा मैं ये समझता हूँ उन्होंने एक एतराफ भी किया है। और वो एतराफ ये था कि जी सुप्रीम कोर्ट में सियासी मामलात की वजह से इख्तलाफ पैदा हुआ है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हमेशा ये कोशिश रही है और उसका एजेंडा भी यही रहा है कि अदलिया को तकसीम किया जाए और फिर जजेस को अपने दबाव में और प्रेशर में ला के अपनी मर्जी के फैसले जो है वो करवाए जाए। माजी में भी ऐसा बहुत सा वाकयात रहे हैं जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस किस्म की जो है कार्रवाइयाँ की हैं, ये वारदातें इन्होंने डाली हैं। बुनियादी तौर पर ये वारदाती हैं और वारदाती जो हैं वो बहरहाल वारदातें डालने में कामयाब रहे हैं। 1997 में सजाद शाह साहब के साथ क्या हुआ, उनकी कोर्ट पर हमला किया गया, ये ख्वाजा आसिफ साहब थे। कोयटा में ब्रीफ केस कौन लेके गया, तारड़ साहब थे, मरहूम सदर पाकिस्तान। और अदलिया में तकसीम का उस वक्त का जो उनका एजेंडा था वो भी कामयाब हुआ। और अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एजेंडा था, किसी हद तक मुस्लिम लीग नून जो है उस एजेंडे में फिर से कामयाब हुई है। तो उमरता बंदयाल साहब का ये एतराफ़ की सुप्रीम कोर्ट में सियासी मामलात की वजह से इख्तलाफ पैदा हुआ, वो बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि कुछ जजेस साहबान जो हैं वो बहरहाल उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन हैं या पॉलिटिकल वो लोग जो पाकिस्तान में बड़े ताकतवर लोग हैं, सियासी जमातें हैं और उनके जो रहनुमा उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं और उनके ताल्लुकात जो है वो बहरहाल उनके फैसलों पर भी और कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर भी असरअंदाज होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज एक और बड़ी पॉजिटिव बात हुई है और वो ये हुई है, चीफ जस्टिस साहब ने ताकतवर हलकों को, पाकिस्तान में कोई ताकतवर हलके नहीं है, एक ही ताकतवर हल्का है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, उनको एक वाजे पैगाम दे दिया। और वो वाजे पैगाम ये था कि जी जो इदारा हुकूमत जो इलेक्शन में मुआवनत नहीं करेगा वो नताइज भुगतेगा। अब ये एक बड़ी मतलब है सख्त बात है, उन हलकों को ये बताया जा रहा है कि अगर आप इलेक्शन में मुआवनत नहीं करेंगे तो फिर आपको इसके नतायज जो है वो भारत भुगतना होगा। अब शायद इसमें जो उनका इशारा था वो पाकिस्तान के आर्टिकल 187 की तरफ था और 187 आर्टिकल जो है उसका मैं मफहूम उर्दू मफहूम जो है ताकि सबको समझ आ जाए वो आपके सामने रख देता हूँ। और वो ये है कि आर्टिकल 175 की शिक 2 के तहत अदालत उज़्मा को इख्तियार होगा कि वो ऐसी हिदायत, अहकाम या डिग्रियां जारी करे जो किसी ऐसे मुकदमा या मामला में जो उसके सामने ज़ेर समाअत हो मुकम्मल इंसाफ करने के लिए ज़रूरी हो। इनमें से कोई ऐसा हुक्म भी शामिल है जो किसी शख्स के हाजिर किए जाने या किसी दस्तावेज को बरामद करने या पेश करने के लिए सादिर किया जाए। और फिर आगे ये कि ऐसी कोई भी हिदायत या हुक्म या डिग्री पाकिस्तान भर में काबिल निफाज होगी, यानी उसका जो निफाज है वो पूरे पाकिस्तान में होगा। और जब इसकी तामील किसी सूबा में या किसी ऐसे खता या इलाका में की जानी हो जो किसी सूबा का हिस्सा ना हो लेकिन उस सूबे की अदालत आलिया के दायरे इख्तियार में हो, तो उसकी तामील उसी तरह से की जाएगी जैसे उसे उस सूबा की अदालत ने जारी किया है, उस सूबा की अदालत आलिया ने। और फिर उस एक लास्ट में ये भी कहा गया कि अगर ये सवाल पैदा हो जाए कि अदालत उज़्मा की हिदायत यानी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, हुक्म या डिग्री की कौन सी अदालत आलिया उसका निफाज करेगी, तो फिर इस बारे में भी
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो कतई होगा, हतमी होगा। और फिर अगर इसके बाद भी कोई शख्स उस फैसले पर अमल दरामद करने में इनकार करता है या उसमें ले तो लाल से काम लेता है, तो फिर बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन होगी, और कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन जो है वो बहरहाल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर इतलाक होता है। और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसमें पहले भी यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो घर जा चुकी हैं, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी घर जा सकते हैं। ये मेरे ख्याल में एक पैगाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इलेक्शन जो है वो भारत 90 दिन में होना चाहिए। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जैसे मैंने पहले कहा कि उनका एजेंडा रहा है कि अदलिया को प्रेशर में लाया जाए, और आज उन्होंने फिर मजीद हमले किए हैं। जस्टिस जमाल मंदोफैल साहब जो हैं वो इस बेंच से अलहदा होने के बाद मरियम औरंगजेब साहबा की जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, और उन्होंने फिर इस पे बहुत तनकीद भी की सुप्रीम कोर्ट पर। ये कहा कि अगर ये फुल कोर्ट नहीं बनता तो फिर जो है इस फैसले को कोई नहीं मानेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी से मिलती जुलती बात की है कि जी ये 3 जजेस जो हैं और ये टोटल प्रोसीडिंग जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गई है, और फिर कंट्रोवर्शियल प्रोसीडिंग के नतीजे में अगर कोई कोर्ट का फैसला आता है तो वो हम नहीं मानेंगे, उसको अवाम नहीं मानेगी। यानी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया कि जी आप कुछ भी कर लें, इन 3 जजेस पर मुश्तमिल अगर बेंच कोई फैसला करता है तो वो हमारे लिए काबिल पाबंदी नहीं है। अब जाहिर है वो तो फिर उसकी बाद में देखा जाएगा कि वो उस पर पाबंद हैं या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या एक्शन लेती है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अ, वही काम जो पहले माजी में करते रहे हैं वही उन्होंने किया है। फिर एक और बड़ा जो मतलब है कल और आज जो है सुप्रीम कोर्ट की तारीख में शायद मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनका एक नोट आया था और एक ऑर्डर था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है कि ये जो है ये काबिल पाबंदी नहीं है। ऐसा पहली दफा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि क्या ऐसे पहले ऑर्डर हुए। अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब है 3 जजेस पर मुश्तमिल या एक जज पर मुश्तमिल खुद से अगर कोई फैसला कर दे, और कोई खुद से वो ये तय कर दें कि जी चीफ जस्टिस साहब ने फलां काम करना और फलां नहीं करना, तो फिर जाहिर है ये कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं है। पहले भी एक जजमेंट आ चुकी है, और एक फाजिल जज साहब जो है उनकी तरफ से ये भी आ चुका है कि जहाँ तक बेंच का ताल्लुक है तो बेंच जो है वो बहरहाल चीफ जस्टिस की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। बेंच उन्होंने बनाना होता है, ये फैसला उन्होंने करना होता है कि किस बेंच में कौन से जजेस जो है वो शामिल होंगे। मरियम नवाज साहबा जो है वो इस पे बड़ा उन्होंने तनकीद भी की थी ये बेंच के हवाले से, बेंच गर्दी का भी उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो लेकिन इस वक्त तक महसूस ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहरहाल तकसीम तो हो चुकी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कुछ जजी साहबान जो है वो बहरहाल अभी तक डटे हुए हैं, जिनमें उमर अता बंदियाल साहब भी शामिल हैं। और आज उनकी तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज आया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 डेज में होना था, वो नहीं हो सका, तो अब ये देखेंगे कि कितने दिनों में हो सकता है, पॉसिबल टाइम फ्रेम जो है वो क्या हो सकता है इसका। लेकिन इसके साथ साथ ये उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन जो है वो बहरहाल जरूर होगा। और आज फिर एक और भी काम हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान में जो वकीलों का सबसे बड़ा जो पाकिस्तान बार कौंसल इदारा है उसकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट आई है, उनकी भी आज एंट्री हुई है कि जी फुल कोर्ट जो है वो इजलास बुलाया जाए। अब उसमें जो एहसन भून साहब हैं, आजम नजीर तारड़ साहब हैं और कुछ और लोग हैं, इस वक्त बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले लोग या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जिनकी एफिलिएशन है और हमदर्दियाँ उनकी अक्सरियत है, तो इस हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट आ गई है, वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और उनके वकला की थी। लेकिन आज फिर एक और काम भी हुआ, और वो ये कि आज जो एक तो वो अटॉर्नी जनरल साहब की भी ये रिक्वेस्ट थी, वो टर्न डाउन हो गया, मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन आज जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को भी नोटिस जारी कर दिया कि आप भी आए, क्योंकि पहले ये भी बात हो रही थी सेक्रेटरी खजाना की तरफ से कि जी हमारे पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है, और इलेक्शन के लिए कभी 20 अरब, कभी 30 अरब, कभी 35 अरब और फिर 40 अरब की भी बात की गई थी कि जितने अखराजात हैं। तो आज फिर सेक्रेटरी दिफा, चूंकि इलेक्शन जो है वो बहरहाल एक सिक्योरिटी के लिए भी उसमें बहुत सारे इदारों की मुआवनत चाहिए होती है, तो सेक्रेटरी दिफा को भी आज तलब कर लिया गया है, और सेक्रेटरी खजाना जो है वो उनको भी तलब कर लिया गया, और फिर जो केस की समाअत है वो मंडे तक जो है उसको अर्जन कर दिया गया। अच्छा, ये तो हो गई वो बातें जो सुप्रीम कोर्ट में लेकिन इसके साथ साथ वो जैसे कहते हैं ना कि जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना,
قوم کو الیکشن ہوگا نہیں ہوگا اس کے پیچھے لگا کے حکومت نے ایک اور واردات ڈالی، اور وہ واردات یہ ہے کہ بجلی مزید جو ہے وہ آج 3 روپے 23 پیسے جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے، اضافی سرچارج لگا دیا گیا۔ اب اضافی سرچارج جو ہے اس کا اطلاق پورے پاکستان میں، جس میں گھریلو صارفین بھی شامل ہیں، زرعی صارفین بھی شامل ہیں، کمرشل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کے جو صارفین ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق جو ہے وہ ہوگا۔ اب بجلی نے لوگوں کو پاکستان میں پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا، اور پھر جب بجلی اتنی مہنگی ہوگی تو بجلی مہنگی ہونے سے وہ تمام تر ادارے اور وہ فیکٹریز کارخانے جہاں بجلی سے کام ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی ادارہ کوئی کارخانہ کوئی فیکٹری ایسی نہیں ہے جہاں بجلی استعمال نہیں ہوتی، تو جب ان پہ یہ بوجھ پڑے گا تو پھر ہر چیز میں مزید جو ہے وہ مہنگائی آئے گی، ہر چیز مزید مہنگی ہوگی۔ تو قوم کو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ایک اور واردات جو ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت نے ڈال لی ہے۔ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن سے فرار اور الیکشن میں تاخیر جو ہے وہ بہرحال ان کا ایجنڈا ہے۔ اور پھر آج ایک اور لطیفہ بھی سنایا گیا مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہا کہ جی عمران خان جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ لطیفہ ہی ہے، اب عمران خان صاحب جو ہے وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں، اور حکومت جو ہے وہ کبھی سیکٹری دفاع کے پیچھے چھپ رہی ہے، کبھی سیکٹری خزانہ کے پیچھے چھپ رہی ہے، کبھی گورنرز کے پیچھے چھپ رہی ہے، کبھی الیکشن کمیشن کے پیچھے چھپ رہی ہے، کبھی وہ کہتی ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ بہرحال حکومت کی طرف سے جو ہیلے بہانے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ لیکن بہرحال لگتا یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت عدلیہ میں جو تقسیم کا ایجنڈا تھا اس میں مسلم لیگ نون کامیاب ہو چکی ہے۔ اب اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کرتی ہے۔ ان ساری چیزوں میں بہرحال آج ایک اور بھی خبر آئی، اور وہ یہ ہے کہ اظہر مشوانی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ہیڈ تھے وہ آج رہا ہو گئے ہیں، اور رہا ہونے کے بعد گھر بھی آ گیا، اور پھر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میں خیریت سے گھر پہنچ چکا ہوں۔ یہ ریاست جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو اس ریاست نے بہرحال قرض دینا ہے ان 8 دنوں کا جو اظہر مشوانی صاحب جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کن لوگوں کی قید میں گزارے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج ایک اور یہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس پہ ایک شعر جو ہے وہ صادق آتا ہے موقع محل کی مناسبت سے، اور وہ یہ ہے کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گچھی سلجھے، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گچھی سلجھے، اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے۔ اہل دانش جو ہے وہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، اور اس ادارے کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے ملک کا اس ملک کے اداروں کا خصوصاً سپریم کورٹ کا تماشا بنا دیا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ پھر ایسا کریں کہ اکٹھے ہو کے سڑکوں پہ آئیں اور آپ کے دفتروں سے آپ کے آفیسز سے آپ کے گھروں سے آپ کو مار کے نکالیں، اور پھر سڑکوں پہ وہ سلوک ہو جو چوروں اور ڈکیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں کسی ایسے عمل کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کیا جائے گا، ان سے ووٹ کا حق چھینا جائے گا، تو بہرحال یہ لاوا جو ہے یہ کسی نہ کسی دن پھٹنا ہے، اور پھر جس دن یہ لاوا پھٹا اس لاوے کی زد میں جو ہے وہ سب آئیں گے۔ ناظرین، سوموار کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا، تب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔